इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी क्रांतिकारी साथी कन्हैया कुमार, जोगिंदर यादव जी, दीप कलांबा जी, इस पंचायत में शामिल किसानों और मेरी माता बहने, हम दिल्ली से आए हैं। जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसका संदेश लेके आपके बीच में आए हैं। मैं सीमित समय में अपनी बात रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कन्हैया कुमार को सुनना है। कन्हैया कुमार पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, मेरा जिला फतेहाबाद है, मानसा के अंदर गए थे और मैंने वहां सुनने के लिए जाना था, कुछ जरूरी काम हो गया, बाकी कन्हैया कुमार को नहीं सुन सका। मैं आज उनके साथ में बात साझा कर रहा हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। पंजाब और हरियाणा के किसानों की जब आप बात करते हैं, वहां में एमएसपी मिलता है। आज बात हो रही थी कि हमारी धान है जो 1100 रुपए मिलती है, फसल खरीद गारंटी नहीं है, ये तमाम बातें आज चर्चा कर रही थी। जोगिंदर यादव की अन्य साथियों से बात कर रहे थे, काफी जमीन आसमान का फर्क है। जब हमें एमएसपी मिलता है, हमारे हरियाणा के किसानों के हालात अच्छे नहीं है, तो आपके कैसे अच्छे हो सकते हैं? आपको तो 1100 रुपए मिलता है, हमारे से भी 600-700 रुपए कम भाव मिलता है। इसलिए अब समय ऐसा आ गया कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। आजादी के बाद शायद पहला ऐसा आंदोलन है जिसे सरकार तोड़ नहीं पा रही, सरकार विफल नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत से आंदोलन चले, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर बखेड़ा खड़ा करके आंदोलन समाप्त होते रहे, दंगे के नाम पर आंदोलन समाप्त होते रहे, मगर ऐसा आंदोलन बन चुका है देश में जो ये आंदोलन, ये काले कानून ही नहीं वापस करवाएगा, देश में एक नई दिशा और दशा तय करेगा, हमारा ये मानना है। बहुत से लोग आज उस आंदोलनकारी नहीं, वो नेतृत्वकारी बन गए, वो नेता बन गए हैं और नेताओं को घेर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी, आज ये मार्च महीना है, शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिन भी है, कल 23 मार्च आने वाला, और देश का नौजवान बड़ी तेजी से भगत सिंह की तरफ देख रहा है। भगत सिंह ने कहा था, जिस आजादी की कल्पना मैं करता हूं वो आजादी नहीं आएगी, देश के लोगों को एक बार फिर लड़ना पड़ेगा। शायद ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हम आपको ये संदेश देने के लिए आए हैं, आओ मिलकर लड़े, ऐसा सुनहरी अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। यदि हम इस बार ना लड़े, यदि हम हार गए तो हम कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे, हमारे खेत नहीं बचेंगे, हमारे रोजगार नहीं बचेंगे। इसलिए इस लड़ाई को जीने और मरने की लड़ाई समझते हुए हम मैदान में उतरे, यही संदेश देने के लिए आपके बीच में आए। हमारे राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, आपके भी यहाँ गठबंधन की सरकार है, इनके पास ताकत है, सत्ता का नशा है, मगर जब लोग लड़ते हैं सत्ता का नशा उतर जाता है। करनाल जो सीएम सिटी है हमारी, हमारा जो मुख्यमंत्री है वो किसानों को समझाने के लिए आया कि ये कानून उनके पक्ष में है। करनाल के लोगों ने मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया। अंदाजा लो लोग कितना है, जिसके पास सत्ता है, पुलिस है, वो अपने कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। उनके विधायक, उनके एमपी, उनके मंत्री हरियाणा के गांव में नहीं आ रहे क्योंकि लोग उनका विरोध कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई बन चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने सुनना है। आप तमाम साथियों से मैं निवेदन करूंगा, इस आंदोलन को इतने जबरदस्त तरीके से लड़े कि ये सरकार भी हारे, ये नीतियां भी हारे और देश भगत सिंह के विचारों वाला बने। इसी संदेश के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जय जनता जय संघर्ष लड़कर हमारे एक नौजवान किसान हैं जो 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। अनूप जी का अनुभव आवे और 1 मिनट में अपनी बात रखें। उपस्थित जन समुदाय और मंचासीन किसानों के हर दिल अजीज और किसानों के दिलों की धड़कन, किसानों की आवाज कन्हैया कुमार जी और माननीय योगेंद्र यादव जी, आपका
इस खरारी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन है। यह खरारी नहीं, इसका इसका स्थापित नहीं, इसका संधि विच्छेद कीजिए। खर धन आरी, खर यानी राक्षस, आरी मतलब काटने वाला, खरारी और इस किसान रूपी, किसान विरोधी राक्षस को काटने वाला यह धरती है। मैं आज उपस्थित सभी जन समुदाय से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारा मन छोटा कर दिया, क्योंकि आप लोग किसी न किसी पार्टी के रूप में बंध जाते हैं। कोई भाजपा का चला जाता है, कोई जदयू का चला जाता है, कोई कांग्रेस का चला जाता है। जब किसानों की बात आती है तो हमारा धान 500 रुपए किलो और 200 रुपए किलो चला जाता है, और सब लोग कहते हैं कि 3000 रुपए बिकना चाहिए। कैसे बिकेगा 3000 रुपए के लिए? आप जदयू में जाइएगा, कांग्रेस में जाइएगा, बीजेपी में जाइएगा, एक साथ यहाँ पर आइए, ये पूरा फील्ड आज भरा रहना चाहिए था। लेकिन आप लोगों की गलती है। कितने नेता आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लोगों को सोचना होगा। कहते हैं मैंने 2 रुपए किलो अनाज दिया। अरे 2 रुपए किलो आपने अनाज दिया, 1000 का सिलेंडर भी तो दिया। 1000 का सिलेंडर में 2 रुपए का किलो गेहूं कैसे हम बनाएंगे चावल? सोचिए। और कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, बढ़ गया गैस का दाम, जय श्री राम, बढ़ गया पेट्रोल का दाम, जय श्री राम, बढ़ गया रेल का किराया। अब चले गए अंदर। देखिए अभी यहाँ पर बहुत से वक्ताओं ने आप लोगों के सुख और दुख की बात की, किसानों के हर मुद्दे पर बात की, लेकिन मैं कुछ चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा कि सहमा साहा वतन कि कुछ लोग खून के प्यासे हैं, किसान होने का सबूत मांगते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर गुलामी की अंग्रेजों की, वो हमसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगते हैं। साथियों, आप जिस वक्ता की बात सुनने के लिए आए हैं, हम उन्हें अब आमंत्रित करते हैं। स्वराज किसान आंदोलन के अध्यक्ष जोगेंद्र यादव जी को हम जोगेंद्र यादव जी से दिखाना चाहेंगे। आए और जन समूह को संबोधित करें। जोगेंद्र यादव जी। मिल के मेरे साथ बोलिए, किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं, मिल के बोलेंगे हम, किसान एकता जिंदाबाद। चाहता हूं आवाज थोड़ा दूर तक जाए और हाथ उठाए तो मुट्ठी बांध के, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं नमन करता हूं जन आंदोलनों की इस धरती बिहार को, जिससे पूरे देश ने, देश भर के जन आंदोलनों ने प्रेरणा ली है। मैं नमन करता हूं मंच पर बैठे हुए हमारे वयोवृद्ध किसान नेता साथी शिवपूजन सिंह को, जिन्हें मैं 40 बरस से जानता रहा हूं, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा और जिनका
संघर्ष का माता मेरी पीढ़ी के तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई कन्हैया कुमार को, जिनका आमंत्रण मुझे यहां तक खींच लाया। उस कन्हैया कुमार को जो केवल बिहार नहीं, पूरे देश में युवाओं में एक भविष्य की आशा का प्रतीक बन चुके हैं। मंच पर उपस्थित सभी नेतृत्वगण को और यहां इस भरी दोपहरी में आए हुए हमारे किसान मजदूर साथियों को, बुजुर्गों को, भाइयों को और विशेष तौर पर मेरी बहनों को, जब भी बिहार आता हूं लगता है इस देश की हकीकत से एक बार रूबरू होने का मौका मिला। देश के बाकी इलाकों में रहते हुए, खास तौर पे दिल्ली में रहते हुए, कभी कभी ऐसा लगता है कि पांव जमीन पर नहीं है, कुछ ऊपर चल रहे हैं, हवा में पांव चल रहे हैं। और जब कई दिन ऐसा होता है, उसके बाद मन कहता है कि बिहार चलो। बिहार जाओगे तो वास्तविकता को छू पाओगे, बिहार जाओगे तो इस देश की आत्मा को समझ पाओगे। इस बार ये महामारी के चलते हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया बिहार नहीं आ पाया। आपने मौका दिया इस महापंचायत के बहाने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। हम कई बार एक नारा देते हैं, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। लेकिन जब मैं देश में घूमता हूं, पूर्वोत्तर मिजोरम में, नागालैंड में घूमता हूं और वहां सड़क बनाते हुए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मैं रोक के पूछता हूं, भैया कहां से हो? उसको देखते ही मुझे समझ आता है कहां से हो पूछने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछता हूं कौन जिला, तो कहता है गया से हो, इधर से, रोहतास से हो, कहीं से हो। आप कश्मीर में चले जाइए, वहां सड़क बनाते हुए, वहां जमीन मकान बनाते हुए किसी मजदूर से बात कर लीजिए। आप मुंबई चले जाइए, आप बेंगलुरु चले जाइए, बिहार के खून पसीने के ऊपर ये देश बना। और इसलिए मेरे को कई बार इच्छा होती है इस नारे को बदल दो, कौन बनाता हिंदुस्तान, बिहार का मजदूर किसान। इन लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि वही बिहार का मजदूर और किसान जो कि इस देश को बनाता है, उसी की सबसे अधिक लूट होती है। मेरे भाई अशोक जी ने बताया, इस देश में खेती का सबसे कम दाम यदि किसी भी एक प्रदेश में मिलता है तो वो बिहार है। अभी मैं आपके खेत देखते आ रहा हूं, कितनी मेहनत की है, इतनी अच्छी गेहूं की फसल लगी है, सरसों के कुछ कुछ जगह पे तो कट भी गई है। मेहनत में कोई कमी नहीं है बिहार में, लेकिन ये व्यवस्था बिहार के किसान को उसकी मेहनत का दाम नहीं देती। और हम बार बार कहते हैं, किसान को दान नहीं चाहिए, किसान यूं करके आपसे दान नहीं मांगता, किसान को दाम चाहिए, अपनी फसल का, अपनी मेहनत का दाम चाहिए। यहां इस इलाके के, और ये इलाका तो अपनी खेती के लिए प्रसिद्ध है, मैं जानता हूं चूंकि शिव पूजन जी के चलते रोहतास, कोचस, इस इलाके में 40 बरस से मैं कोई 10-12 बार जरूर आया। ये इलाका अपनी खेती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ का किसान अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ बैठे हुए किसानों से मैं पूछता हूं, पिछले सीजन में धान की फसल थी, आप ये बताइए कोई किसान है जिसको 1868 रुपया मिला हो अपने धान की फसल? ये वाले हाथ है, कोई ऐसा हाथ भी है कि हाँ भाई मुझे मिला?
अच्छा नहीं मिला हो तो अब अच्छे से हिला के बता दीजिए कि नहीं मिला, नहीं मिला। गेहूं की फसल इस साल की तो अभी कटेगी, बाजार जाएगी। पिछले साल गेहूं की फसल का 1925 रुपया किसी भी किसान को मिला? क्या भाई? चना भी होता है यहाँ, कुछ होता है चना? अब कम हो रहा है, पहले होता था ज्यादा। चने की फसल का 4800 रुपया, 4800 रुपया दाम मिला? नहीं मिला। भाई नीतीश जी तो कहते हैं कि ऐसी अच्छी व्यवस्था बिहार में की है जिसका नाम है पैक्स, और कहते हैं पैक्स के जरिए किसानों को मिलेगा। नहीं मिल रहा है क्या? अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। इसका क्या मतलब हमारी बहनों को मैं समझा दूं, क्योंकि एक एक बहन जो इस मीटिंग में आई है वो जाके 100 बहनों से बात करे। तो जहां मैं एक मीटिंग में एक बहन को देखता हूं, मुझे लगता है कम से कम 100 औरतें बैठी हुई है यहां। देखो बहन, सरकार कहती है कि किसान को उसकी मेहनत का, मजदूरी का कम से कम न्यूनतम भाव तो कुछ मिलना चाहिए। सही बात है ना? कि भाई मेहनत किया किसान ने, उसको कुछ दाम तो मिलना चाहिए। तो सरकार ने हर साल घोषणा कर दी कि गेहूं की फसल का इस साल का बता दो आप। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि गेहूं की फसल का किसान को कम से कम 1975 रुपया मिलना चाहिए। ये घोषणा दिल्ली से हो गई। लेकिन हम कहते हैं मोदी जी, घोषणा से क्या फायदा, जब मिलेगी तब पता लगेगा ना। तो ये हर साल दिल्ली की सरकार घोषणा कर देती है कि धान की फसल में किसान को कम से कम इतना रुपया तो मिलना चाहिए, 1868। चने की फसल का इस साल कहते हैं 5100 रुपया मिलना चाहिए। गेहूं का इस साल कहते हैं 1975 रुपया मिलना चाहिए। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं आप, लेकिन ये दिलवा तो दीजिए कहां मिलता है ये? पहले भी नहीं मिलता था। इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। किसान कहता है मोदी जी, जो आप टीवी पे घोषणा करते हो, यूं करके घोषणा करते हैं ना मोदी जी, कि यूं करके आप जो टीवी पे घोषणा करते हो वो दिलवा तो दो। मिलता पहले भी नहीं था, लेकिन फर्क इतना हुआ है कि अब इस देश का प्रधानमंत्री है जो आंखों में आंख डाल के कहता है इसमें क्या बात है, एमएसपी था, है, रहेगा, मिलेगा आपको। हम कहते हैं मोदी जी, कागज पे था, कागज पे है, कागज पे ही रहेगा। दिलवा दीजिए ना। झूठ कई नेता बोलते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत झूठ हम भी बोल देते होंगे, इंसान है। लेकिन साधारण इंसान जब झूठ बोलता है तो थोड़ा इधर उधर देखता है, कभी कभार अपने जूते की तरफ देखता है, थोड़ा शर्म आती है, थोड़ा संकोच आता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आंखों में आंख डाल के झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं इससे खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। जो झूठ बोले लेकिन झूठ बोलते टाइम थोड़ी शर्म कर ले, चलो वो हमारे जैसा इंसान है। जो आंखों में आंख डाल के झूठ बोलता है वो बहुत खतरनाक है। इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, बुरे भी देखे, ईमानदार देखे, भ्रष्ट भी देखे, कमेरे भी देखे, निकम्मे भी देखे, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा।
आज इस देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है वो कुछ नहीं, बस किसान मोदी जी से कह रहा है, मोदी जी आप ये जो मेरे लिए सौगात लेके आए हो, मेरे लिए उपहार लेके आए हो, मेरे लिए भेंट लेके आए हो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो आप अपनी जेब में रखें और इसके बदले मुझे वो उपहार दीजिए जो मैं चाहता हूं। मोदी जी क्या उपहार लेके आए? मोदी जी ने कहा मैं किसान के लिए सौगात लेके आया हूं, किसान के लिए 3 कानून लेके आया हूं। किसान ने कहा मोदी जी ये तो कानून मैंने कभी आपसे मांगे नहीं। भाई अगर इतने ही अच्छे कानून थे तो शिवपूजन जी हमारे बीच बैठे हैं, कभी आज नहीं 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले इन्होंने मांगे तो होते कि हमें कानून चाहिए, दे दो। इस देश के किसी किसान नेता ने तो कहा होता कि भाई ये कानून बहुत अच्छे हैं, हमें बना दीजिएगा। तो किसान कहते हैं मोदी जी जो कानून मैंने आपसे कभी मांगे नहीं वो मुझे क्यों दे रहे हैं? आजकल तो बच्चा भी कह देता है, बच्चा बैठा हुआ है सामने, बच्चा भी आजकल कह देता है अपनी माँ को ये वाला खिलौना नहीं चाहिए, वो वाला गिफ्ट चाहिए। आजकल तो बर्थडे भी चल पड़ा ना थोड़ा थोड़ा। हमारे बचपन में तो बर्थडे हुआ ही नहीं करता था, आजकल चल गया है थोड़ा सा बर्थडे। तो बर्थडे में बच्चा भी कह देता है ये वाला खिलौना नहीं चाहिए, वो चाहिए। तो मोदी जी किसान कहता है आप मुझे वो उपहार, वो भेंट क्यों दे रहे हो जो मैंने कभी मांगी नहीं, जो मेरे से किसी ने राय नहीं की। आज तक देश के एक भी किसान संगठन से बातचीत नहीं की इन्होंने, पूछा नहीं कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। और जिस कानून पर इस देश का एक भी किसान संगठन राजी नहीं है, सहमत नहीं है, तो किसान कहता है मोदी जी ना तो मैंने मांगा, ना मेरे से आपने पूछा, ना मैं इससे सहमत, ये गिफ्ट तो आप अपने पास वापस रख लो, मुझे नहीं चाहिए आपका। अब होना क्या चाहिए? यदि मैं अपने भाई को भेंट करना चाहूं, ये कहे नहीं योगेंद्र जी अच्छा नहीं लगा आप वापस रख लो, मैं क्या कहूंगा ना भाई एक बार फिर देख ले, बहुत अच्छी भेंट है, तुम देखो तुम्हारे काम की चीज है, ये देख के दोबारा कहते नहीं योगेंद्र जी नहीं चाहिए आप इसको वापस रख लीजिए। तो अगर मैं शरीफ व्यक्ति होऊंगा तो मैं इसको वापस रख लूंगा, कोई बात नहीं भाई, बाद में तुम्हें अच्छी लग जाएगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने तुम्हें भेंट दी है, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम ना कर रहे हो। मैंने तुम्हें भेंट दी है, अब तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। अच्छा ज्यादा कह रहे हो तो मैं इसकी पन्नी बदल देता हूं, लाल पन्नी में नहीं, चलो हरी पन्नी में बांध देता हूं, लेना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं तुम्हें भेंट दे रहा हूं। देखिए कितना अहंकार। भेंट देने वाला कह रहा है कि मैंने भेंट दी है, तुम्हें तो लेनी पड़ेगी अब तो, और उस पर हंस के भी दिखाना पड़ेगा, खुश होके लो। और इस देश का मीडिया, अखबार और टीवी क्या कहते हैं? कहते हैं देखिए किसान बड़े अड़ियल हो रहे हैं, किसान बड़ा जिद कर रहे हैं। अरे भाई किसान तो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे आपकी जबरदस्ती की भेंट नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास रखिए। आप बताइए जिद्दी कौन? जबरदस्ती भेंट देने वाला जिद्दी या कि हाथ जोड़ के इनकार करने वाला जिद्दी? ये स्थिति इस देश में बन रही है, इसलिए किसान आज सड़कों पे। आज 115 दिन हो गए हैं, 26 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। दिल्ली की सर्दी में जहां हम बैठे हैं, एक दिन कन्हैया भाई सुबह ये स्थिति थी, मैंने उठ के देखा तो एक जीप वहां खड़ी थी, जीप के बाहर जो कांच होता है ना, उस कांच पे बर्फ जमी हुई थी। इतनी सर्दी थी वहां पे, बर्फ जम गई थी, उसमें भी किसान सड़क के ऊपर रहा। 4 महीने से बारिश हुई, ओले पड़े, सर्दी पड़ी, आंधी हुई,
लेकिन किसान दिल्ली के चारों कोनों पे बैठा हुआ। किसान कह रहे हैं जब ये कानून वापस होंगे तभी हम घर वापस जाएंगे। मैंने पंजाब के एक किसान भाई से पूछा कि भाई बड़ी हिम्मत करके डटे हुए हो, पीछे घर वाले तंग नहीं करते? 4 महीने तुम्हें होने वाले, घर नहीं गए हो, मां याद नहीं करती, घर वाले नहीं बुलाते तुम्हें? उसने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जब मैं घर से चला तो मेरी मां ने कहा था, बेटा मैं तेरे लिए माला लेके इंतजार करूंगी। पूरी बात सुन लीजिए, माला लेके इंतजार करूंगी। और ये सिर्फ पंजाब की मां कह सकती है। अगर जीत के आया तो तेरे गले में माला पहनाऊंगी, अगर हार गया तो तेरी अर्थी पे माला पहनाऊंगी। ये उसकी मां ने कहा। ये वो किसान है जो कि 4 महीने से दिल्ली पे खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, अड़े हुए हैं, और पहली बार इस तानाशाह सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लोग पूछते हैं 100 दिन में इस आंदोलन ने क्या हासिल किया? मैंने कहा भाई इस ऐतिहासिक आंदोलन ने 3 ऐतिहासिक बातें हासिल कर ली है। मीडिया वालों ने, टीवी वालों ने मुझसे पूछा कि किसानों की विजय होगी या नहीं। मैंने कहा भैया इस ऐतिहासिक आंदोलन की जीत तो हो चुकी है, क्योंकि 3 चीजें ये ऐतिहासिक आंदोलन हासिल कर चुका है। नंबर 1, किसान का आत्मसम्मान इसने वापस लौटाया है। हमारे इधर होता था, बिहार में भी होता होगा, किसी से पूछें, किसान के बेटे से पूछें पिताजी क्या काम करते हैं, तो सकुचाता था, कहता नहीं था पिताजी मेरे किसानी करते हैं, खेती करते हैं। शादी का रिश्ता लेके घर में आते थे, पूछते थे लड़के का बाप क्या काम करता है, तो कहते थे इसके चाचा पुलिस में इंस्पेक्टर है। ये नहीं बोलते थे कि पिताजी जमीन का काम करते हैं, खेती करते हैं पिताजी। वो किसान जो अपने आप को किसान कहने में सकुचाता था, डरता था, लजाता था, वो किसान आज हिम्मत से कहता है मैं किसान हूं। उसका बच्चा इंग्लिश में स्टिकर लगा के घूमता है, आई लव फार्मर्स। किसान का आत्मसम्मान वापस आया है, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, देखिए आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार जिस समाज में आत्मसम्मान आ जाए वो सब कुछ हासिल कर लेता है। दूसरी उपलब्धि, इस आंदोलन ने किसान को उसकी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया। इस आंदोलन के चलते देश के सब नेताओं को एक बात समझ आ गई है, मोदी जी को भी समझ आ गई है, राहुल गांधी को भी समझ आ गई है, अमरिंदर सिंह को भी और नीतीश कुमार को भी समझ आ गई है। क्या? कि किसान से पंगा नहीं लेना, किसान से छेड़खानी मत करना, ये वापस पलट के डस सकता है। और जब किसान ने पकड़ लिया तो तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं। ये बात समझ आ गई है देश के सारे नेताओं, और कम से कम 10 साल तक अब याद रहेगी इन सब नेताओं को कि भाई किसान से छेड़खानी मत लेना, बैठे बैठा। तीसरी बात, इस आंदोलन ने इस देश के किसान में एक अभूतपूर्व एकता पैदा की। इस देश का किसान जब हाथ भी खड़ा करता था ना, जो मैंने आपको कहा, हाथ खड़ा करता था तो 5 उंगलियां 5 दिशा में, ये मेरा प्रांत और भाषा, ये मेरी जाति, जाति के ऊपर गोत्र, फिर मेरा धर्म, और फिर मेरी पार्टी का झंडा। इन सब में बटा हुआ था किसान। लेकिन इस महान ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने इन सब किसानों को मुट्ठी बंद करना सिखा दिया है, किसान को एक होना सिखा दिया है। आज जबकि रोहतास में किसान की महापंचायत हो रही है, ठीक उसी समय कर्नाटका में, बेंगलुरु में
बहुत किसान बैठे हुए विधानसभा को घेर के बैठे। ये जो एकता है, इधर बिहार में, उधर कर्नाटका में, राजस्थान में, पूरे देश का किसान एक हो रहा है। हिंदू मुसलमान का अंतर खत्म हो रहा है, जाति के झगड़े खत्म हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा का किसान को लड़ाने की कोशिश होती थी, आज वो एक साथ खड़ा हो गया है। इस आंदोलन ने किसान को एक होना सिखाया है। ये 3 सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारे दोस्त पूछते हैं जी कानूनों का क्या हुआ? 3 कानून तो अभी भी वापस नहीं हुए, और कहते हैं मोदी बड़ा सख्त आदमी है, ये बिल्कुल वापस नहीं लेगा, देखिए आपको सफल होने नहीं देगा। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि ये 3 कानून तो मर चुके हैं, मर चुके हैं ये 3 कानून। इस सरकार को छोड़िए, आने वाली किसी सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को लागू करने की जमीन पर। फिर वो लोग कहते हैं कि साहब अगर आपको कैसे पता कि मर गए? मैं कहता हूं अस्पताल में कभी कभी डॉक्टर कहता है कि मरीज कोमा में है, कहते हैं मरीज कोमा में है, डॉक्टर भी जानता है कि मरीज मर चुका है, और सुनने वाले को, घर वाले को भी पता लग जाता है कि भाई अब तो अंत समय हो गया है, लेकिन घोषणा नहीं हो रही है। इन 3 कानूनों की यही स्थिति है, ये तीनों कानून कोमा में है, मर तो चुके हैं, घोषणा नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने इसे अपनी मूंछ का सवाल बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश का किसान आज इस देश के प्रधानमंत्री को बता के जाएगा कि किसान की ताकत क्या है, और किसान बड़े से बड़े लोगों को झुकाना जानता है और झुकाकर ही दम लेगा। किसी पत्रकार ने पूछा, भाई साहब अगर आप कह रहे हो कि कानून मर ही गए हैं तो फिर आप आंदोलन क्यों चला रहे हो? मैंने कहा मर तो गए हैं हम किसान विरोधी कानून, लेकिन अभी मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना बाकी। ये डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तब किसान बताएंगे कि देखो ये हुआ है। ये महान किसान आंदोलन इस देश का भविष्य बदलेगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम आज किसान आंदोलन कर रहा है। इस देश को तोड़ने वालों को सबक सिखाने का काम आज किसान आंदोलन कर रहा है। इस देश को बेचने वालों को सबक सिखाने का काम आज किसान आंदोलन कर रहा है। तो आप मिलके मेरे साथ बोलिएगा, मैं कहूंगा वो तोड़ेंगे। वो कौन? ये जो दिल्ली में बैठे 2 हैं, जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटों के लिए, वो तोड़ेंगे। और हम क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। वो बेचेंगे। वो कौन? वही 2 जो पूरे देश को बेचने में तुले हुए हैं। और हम क्या करेंगे? बचाएंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। वो बेचेंगे, हम बचाएंगे। वो तोड़ेंगे। जोड़ने वालों की ऐसी आवाज थोड़ी होती है, हिम्मत से। वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, वो बेचेंगे, वो बेचेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और आखिर में बस एक बात, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब जिसने इस लड़ाई में जीतना है, पीछे भी जो साथी बैठे हैं मैं वहां भी देख रहा हूं, जिसने इस लड़ाई को जीतना है, हाथ उठा के हिम्मत से बोलिएगा, ताकि आवाज कम से कम नीतीश बाबू तक तो पहुंची जाए। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जोगेंद्र जी ने
आपको ललकारा है, आपको आगाह किया है कि हम लड़ेंगे तो निश्चित जीतेंगे, हमारी हार तो है ही नहीं। हमारे नसीब में केवल जीत ही लिखा है, हार लिखा ही नहीं है। इसलिए संघर्ष के मैदान में हम जीतते हैं, हारते नहीं हैं। अब आपके नौजवान नेता और भारत के खिलाड़ियों के चहेता हम आपके सामने उनको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार जी को हमने अपनी बात रखी। इंकलाब जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, इस महान भूमि सासाराम के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, नौजवान दोस्तों का, दुकानदार साथियों का, नौकरी करने वाले, छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले, अपने खून पसीने से अपना भरण पोषण करने वाले आप तमाम नागरिकों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले इस मंच पर उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण और हरियाणा से चलकर, दिल्ली से चलकर हमारे बीच पधारे हुए दीपक जी, मनदीप जी और योगेंद्र जी का मैं बिहार की धरती पर क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है आज 22 मार्च है और आज बिहार दिवस है, और बिहार दिवस के इस मौके पर बिहार में ये किसान महापंचायत हो रही है। दिल्ली से जो साथी चल करके आए हैं, आपके बिहार पे, आपकी उम्मीद पे इनको वादा करें ना कि हम लोग हिला करके रख देंगे, पक्का ना? तो बिहार दिवस के मौके पर आज बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। दिल्ली से आए हुए साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन किसानों को बचाने का, उनको उनकी आमदनी को बढ़ाने का महज आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन इस देश में देश को बचाने का आंदोलन है, और देश को बचाने का जो आंदोलन होता है, बिहार की एक क्रांतिकारी धरती बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेती है और उसको अगले मुकाम तक, उसको अंजाम तक पहुंचाती है। बिहार दिवस के इस मौके पर आप तमाम बिहार वासियों का स्वागत करते हुए मैं अपने बाहर से आए हुए साथी को ये कहना चाहता हूं, मीडिया में हम लोगों को कवरेज नहीं है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में किसान आंदोलन नहीं हो रहे हैं। अभी पूर्व के हमारे वक्ताओं ने आपको बताया कि लगातार दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में बिहार के विभिन्न इलाकों में किसान आंदोलन हो रहे हैं, और मैं खुद ये दूसरी किसान महापंचायत एड्रेस कर रहा हूं, उसको अटेंड कर रहा हूं, और कई राज्य स्तरीय प्रोग्राम हो रहे हैं। और कल शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस है। उसके अगले दिन 24 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोगों को ये लगता है, लोगों को नहीं लगता है, दरअसल लोगों को लगाया जाता है। उसका बैटरी खत्म हो गया, ये सरकार की तरह है।
लोगों को लगता नहीं है, दरअसल लोगों को लगाया जाता है। एक एक घंटा टाई सूट लगा करके, बढ़िया मेकअप करके पत्रकार लोग सामने बैठ करके बताते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आंदोलन बड़े किसानों का आंदोलन है। बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ आंदोलन जीवी लोग, महाराज, आंदोलन जीवी होने में थोड़ी बुराई है। बुराई तो अपना कमीशन लेकर के ईमान बेच देने में होती है। लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने में बुराई नहीं होती है। लोगों को झांसा दे करके, अपनी गरीबी की कहानी सुना करके, अपनी फकीरी बता करके, जनता का गुल्लक तोड़ करके अपने दोस्तों का तिजोरी भर देने में। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य आज हमारे सामने रचा जा रहा है, उस झूठ को स्थापित करने के लिए घंटों बहस कराए जाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान के खिलाफ यह कृषि कानून कैसे पास किया गया है, उसको बताने के लिए 4 पेज की जरूरत पड़ती है। जैसे होता है ना भाई आखिर प्रेम का, वैसे ही 2 अक्षर सच बचाने के लिए 4 पेज की जरूरत पड़ती है। यह किताब हमारे साथी आपके बीच में वितरित कर देंगे, इसको पढ़िएगा। और खास करके मोदी जी का कोई अगर कट्टर समर्थक मिल जाए ना, तो उसको भी पढ़ाइएगा और उससे पूछिएगा कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी कायनात उसकी मोहब्बत के खिलाफ है। वो मोदी जी को दिल दे दिया है, ठीक है, उसका दिल है, मोदी जी को दे चाहे जिसको दे दे। एक कहावत है ना, दिल आया गधी पर तो बड़ी का क्या करना। उसका दिल है, वो मोदी जी को दे दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिल होता है, एक दिमाग भी होता है। तो उस भाजपा के कट्टर समर्थक को बुलाइएगा और बिठाइएगा और पूछिएगा, इसमें जो बात लिखी हुई है एक एक सवाल उससे पूछिएगा। पहला सवाल, एक बात बताओ, जब किसान कृषि बिल मांग ही नहीं रहे थे तो जबरदस्ती ये कृषि बिल सरकार उनको क्यों देने के लिए तैयार है? किसान कोई बोला कि हमको कृषि बिल दे दीजिए, कि जबरदस्ती की भलाई क्यों? सरकार के मंत्री आते हैं और टीवी में बैठ करके कहते हैं कि ये कृषि बिल किसानों की भलाई के लिए लाई गई है, और किसान कहती है हमको भलाई नहीं चाहिए। बाबू रे बाबू, बाजार के जैसे चूहा मारने वाला दवा मिलता है, घुसिएगा झोला लेकर के कि कान में बजना शुरू कर देगा, चूहा मारने का दवा ले लीजिए, खटमल मारने का दवा ले लीजिए, पुलिस मारने का दवा ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए यार। हमारे घर में खटमल नहीं है, हमारे घर में चूहा भी नहीं है, तो चूहा मारने का दवा खरीदिएगा। और जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं, एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री देंगे, मांगा किसान जो मांग रहा है उसमें सरकार चुप्पी साध रही है। हम वादा नहीं किए थे, प्रधानमंत्री जी वादा किए थे, एकदम बढ़िया स्नो पाउडर लगा करके, दाढ़ी छटवा करके, सुंदर सुंदर फोटो लगवा करके लिखे थे कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नारा याद है ना? एक बात बता दीजिए, 6 साल हो गया है। अच्छा, जो लोग को लगता होगा कि हमको मोदी जी से दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, खाली हमको दिक्कत इस बात का है कि कोई इंसान अपनी गरीबी को बेच करके
अपने ईमान को बेच करके जब देश के बेईमानों का तिजोरी भरने लगता है तो उससे सवाल पूछना जरूरी है। वही सवाल हम पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बोले कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी किसान के पास चले जाइए और उससे कहिए और पूछिए कि आपकी आय दुगनी हुई है। कोई किसान अगर आपको ऐसा मिल जाए जो कहे कि हाँ हमारी आय दुगनी हो गई है, और जरा सरकार ये बता दे कि ये कृषि कानून किस तरीके से किसानों की आय को दुगनी कर देती। सरकार का तर्क नंबर 1 कहते हैं कि अब देश का किसान किसी भी इलाके में जाकर के धान बेचेगा। ये धान का कटोरा है, रोहतास की धरती है? तो आप अपना धान लेकर के त्रिवेंद्रम जाइएगा बेचने के लिए। यहाँ बाराती किसान नहीं जा पाता है। वैसे बारातियों में किसान नहीं जाते हैं जिस बाराती को रात को रुकना। क्यों? क्योंकि रात को अगर रुक जाएगा तो सुबह गाय माता को भोजन कौन कराएगा, दूध कौन निकालेगा। किसान के पास ऐसी स्थिति है कि वो अपना धान लेकर के त्रिवेंद्रम बेचने के लिए चला जाए, और धान का दाम जब आप हमको रोहतास में नहीं दे रहे हैं तो बंगलौर में हमको धान के दाम की गारंटी होगी। किसान के साथ क्या होता है हम बताते हैं। असल कहते हैं ना, जाके पैर में फटे बिवाई वो का जाने पीड़ का। जो खेती किसानी करता है उसको मालूम होता है। सुबह में हम अपने खेत से टमाटर तोड़ लिए, आहत में क्या रेट चल रहा है हमको मालूम नहीं है। टमाटर जो है टेम्पू पर लाद करके बाजार ले गए। अब बाजार जब लेकर के पहुंचे हैं तो पता चल रहा है कि टमाटर 1 रुपये किलो बिकेगा। जितना डीजल जला करके लाए हैं टमाटर आहत में पहुंचाने के लिए, पता चला मजदूरी भी नहीं निकला और डीजल का दाम भी नहीं निकला। रास्ता में लोग टमाटर फेंक करके आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? टमाटर कोई जूता है जी? टमाटर जूता नहीं है कि इसको पैकेट में बढ़िया से तैयार कर देंगे और कोई बढ़िया क्रिकेट प्लेयर से उसका प्रचार करा देंगे तो लोग हमारा जूता खरीदने लगेगा। किसान के साथ जो उसका सौदा होता है वो कच्चा सौदा होता है, और यही जो कच्चा सौदा होता है इस कच्चे सौदे का फायदा उठाया जाता है। आप हमको लोग सोच करके बताइए कि सारा ब्याह शादी जो है वो अप्रैल मई जून में ही क्यों होता था? क्या उससे पहले ब्याह करने का मन नहीं करता था लड़का लड़की को? तो सब ब्याह जो है वो अप्रैल मई और जून में ही क्यों होता है? क्योंकि कृषि प्रधान देश में किसान अपने फसल को काटता है, अपने फसल को बेचता है, और उससे जो पैसा आता है उससे बाल बच्चा का ब्याह करता है। यही होता है। अब जब वो अपना फसल काट लिया है तो यही बिचौलियों के लिए मौका है, यही बिचौलियों के लिए मौका है कि किसान अपना फसल काट लिया है। अगर ये धान नहीं बेचेगा तो अपना बच्चा का फीस कैसे भरेगा, अपना कर्जा कैसे भरेगा, बेटा बेटी का ब्याह शादी कैसे करेगा? तो उसी टाइम पे जो बिचौलिए हैं वो हमारे साथ, किसानों के साथ बार्गेन करते हैं, और बार्गेन करके क्या करते हैं? बार्गेन करके हमारे सौदे को औने पौने दाम में खरीद लेते हैं। प्रोक्योरमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर प्रोक्योरमेंट का व्यवस्था होता तो हम भी अपना धान रखते और जब महंगा होता तब बेचते, लेकिन ऐसा बिहार के किसान नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के किसानों की जो समस्या है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो कम से कम 12 घंटा लगेगा समझाने के लिए कि बिहार के किसानों की क्या समस्या है। यहाँ हरियाणा के साथी बैठे हुए हैं, आपके यहाँ जो कृषि बिल के समर्थन में बोलता है उसको कहिएगा चलो बिहार, तुमको बिहार लेकर के चलते हैं। तो बिहार आकर के जब यहाँ के किसानों की हालत देखेगा तो उसको कहिएगा यह सरकार हरियाणा के और पंजाब के किसानों की भी हालत बिहार के किसानों की कर देना चाहती है। यह बात आप समझ लीजिए। बिहार में 2006 से मंडी समाप्त है, और मंडी को समाप्त करके किसको दे दिया गया है? पैक्स को।
और पैक्स को खरीदने का क्षमता कितना है? जीजा जी, साला जी, फूफा जी, भतीजा जी, पिचान को तो जो है धान खरीदते खरीदते पैक्स का कोटा फुल हो जाता। अब पैक्स का कोटा फुल हो गया तो बताइए किसान क्या करेगा? 1868 रुपया का रेट है, 1200 रुपया, 1300 रुपया, और आपका भाग अगर बहुत अच्छा है तो 1350 रुपया आप लोग धान बेचे नहीं बेचे? 1350 में, 1350 में धान बेचते हैं। और पैक्स में भी जब खरीद होती है सर, जान लीजिए 1868 का रेट है और 1700 रुपया, वहां भी 168 रुपया का बेईमानी होता है, घूस लिया जाता है। 1600 का लीजिए, 100 रुपया का बेईमानी होता है। खुलेआम किसानों के सौदे के साथ सौदेबाजी होती है और उनका कोई माय बाप नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, बिहार में 50,000 मीट्रिक टन का जो है खरीद हुआ है, और बगल में है मध्य प्रदेश, वहां पर 139 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। कहा है भाई? मध्य प्रदेश का गेहूं है, हमारा गेहूं क्या है? गोबर। क्या है हमारे गेहूं में? क्यों बिहार के किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हो रही है? और एक भी चीज की एमएसपी पे खरीद नहीं है, न मखाना का खरीद, न मक्का का खरीद, न सरसों का खरीद, न दाल का दलहन का खरीद, न धान का खरीद, न गेहूं का खरीद, किसी चीज का खरीद एमएसपी पे नहीं होता। और किसानी की ऐसी दुर्दशा अगर बिहार में नहीं होती, सर शौक से नहीं जाते हैं कश्मीर के लोग। शौक से जाते हैं क्या? शौक से जाते हैं मुंबई में भैया बोल करके गाली सुनने के लिए। भाजपा का नेता बोलता है बेशरम, वो जो गोयल है, मुझे याद है वो स्टेटमेंट में उस समय दिल्ली में था। भाजपा का नेता बोलता है दिल्ली में कि बिहारी लोग आकर के दिल्ली को गंदा करें। अरे बकलोल, हम लोग गंदा कर देते हैं? तुम्हारा गंदगी हम साफ करते हैं, तुम्हारा कचरा धोते हैं, तुम्हारा ठेला खींचते हैं, तुम्हारे लिए सब्जी बेचते हैं, तुम्हारी सड़कें बनाते हैं, तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते हैं, क्योंकि हम जिसको वोट देते हैं वो बेईमान है। अगर वो ईमानदार होता तो सारी ट्रेनें बिहार से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई नहीं जाता। फिर पंजाब के लोग भी, आपके खेत में को पंजाबी मिला है मजदूरी करते हुए, एको को हरियाणवी, एको को मराठी, और आप चले जाइए यहाँ बैठे हुए। आपके खेत में बिहारी मजदूरी करता है? आपके खेत में क्यों करता है? इसलिए करता है कि यहाँ की खेती और किसानी को तबाह कर दिया गया, यहाँ खेती और किसानी को बर्बाद कर दिया गया। एक बहुत बड़ी आबादी बिहार की ऐसी है जिसके पास जमीन है ही नहीं, और पता नहीं कितना दिन से सुनते आ रहे हैं कि भूमिहीनों को बिहार में 2 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। सरकार चुन करके चौथी बार आ गई है, लेकिन 2 डिसमिल जमीन किसी को नहीं दिया गया। कहते हैं गैर मजरूआ जमीन का मालिक सरकार होता है, तो सरकार का मालिक कौन होता है? सरकार की मालिक जनता होती है ना। तो गैर मजरूआ जो जमीन है, जिसका कागज किसी के पास नहीं है, जो सरकार की जमीन है, क्या उस जमीन पर भूमिहीनों से खेती नहीं कराई जा सकती? कोऑपरेटिव नहीं बनाया जा सकता? मंडियों में सही तरीके से हमारे फसलों की खरीद नहीं हो सकती है? और खेती किसानी अगर ठीक से होती तो क्या हमारे ही बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता, मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता? हमारी दुर्दशा के लिए हमारी यह व्यवस्था जिम्मेवार है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करने आया हूं, आपका टीवी है, आप उसको रिचार्ज कराते हैं, लेकिन उसके भीतर जो पत्रकार है उसने अपने ईमान को बेच दिया, उसकी बात को आप मत मानिए। और मुझे बताइए कि कृषि कानून बिल अगर इतना अच्छा है, खेती का कानून अगर इतना अच्छा है, तो मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, एक तो हम ये भलाई मांग नहीं रहे हैं, ठोठिया करके आप हमको जबरदस्ती कालर पकड़ करके आपकी भलाई हमारा करना चाहते हैं। दूसरा,
आप कहते हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी तो किसानों का इससे लाभ होगा। आप बोलिएगा अपने जो भाजपा का नेता मिलेगा, आप भी उसको पलट कर छठिया के पूछिएगा कि तुम बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिए हो, बिहार के किसानों का भला हो गया है? हाथ उठा करके बताइए, मंडी समाप्त होने से भलाई हुई है? देख लीजिए, मंडी समाप्त होने से किसानों की भलाई नहीं होती है। और सरकार कहती है कि हम बिचौलिया समाप्त कर देंगे। ये महाराज, सबसे बड़ा दलाल तो आप खुद हैं, सबसे बड़ा बिचौलिया तो आप खुद हैं। सरकार खुद बिचौलिया बनने के लिए तैयार है। एक बात हमको बताइए, जब यह कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है तो किसके हित में है? किसके हित में है? तो रास्ते से आ रहा था, एक बड़ा मजेदार चीज देखा रोहतास में। ट्रैक्टर के वॉलनट को अंगा पेंट पहनाया हुआ है, देखें नहीं? इंजन पे जो है लोग कपड़ा पहनाए हुए थे। हम बोले कपड़ा काहे पहनाए हैं जी? तो बोला बालू नहीं घुस जाए इंजन में और बॉडी खराब नहीं हो, इसलिए उस पर कपड़ा पहना दिया। हम लोग अपनी चीजों से इतनी मोहब्बत करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए उनका हेलीकॉप्टर प्यारा होगा, लेकिन इस देश के किसानों के लिए उनका ट्रैक्टर प्यारा है। और ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई देश बेचने वालों और देश को बचाने वालों के बीच में। ये लड़ाई वो जो लोग हमारा नाम लेकर के अपने दोस्तों का भला करना चाहते हैं, उनके बीच में। कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे, किसान अपना सौदा कहीं जाकर के बेच सकता है। अकल होता नहीं, अकल अगर होता तो ये दिक्कत नहीं होती। कई बार सत्ता अगर मूर्खों के हाथ में चली जाए तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और मूर्ख हम पढ़ने लिखने के हिसाब से नहीं कह रहे, अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं। खेती किसानी का अगर अनुभव होता, खेती और किसानों में काम करने वालों का अगर प्रतिनिधि होता, मैं आपको बता दूं कि 545 सांसदों में से 150 ऐसे सांसद हैं जो अरबपति हैं, अरबपति, जिसने गरीबी देखी नहीं है, जो खेत देखा नहीं है, जिसको अरहर और चना का अंतर नहीं मालूम हो तो दोनों पीला नजर आता है, जिसको मसूर और बकला का अंतर नहीं मालूम हो, वो लोग कृषि पर कानून बनाते हैं। कानून बना करके क्या कह रहे हैं कि किसान अपना सामान कहीं पे बेच सकता है। अरे महाराज, रोहतास से दूध लेकर के चलिएगा ना तो पटना नहीं पहुंचा पाइएगा, फट जाएगा रास्ते में दूध। ये क्या समझते हैं? इनको खेती के बारे में कुछ नहीं मालूम। दूसरा ये क्या दावा कर रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी तो किसानों का इससे भला होगा, बिचौलियों का मामला जो है समाप्त हो जाएगा। तो टैक्स खोल दिए हैं, बिचौलिया का मामला समाप्त हुआ है। मंडी समाप्त कर देने के बाद बिचौलिया समाप्त हो गया है, तो झूठ बात है ना। तो झूठ को झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ को झूठ कहिएगा, झूठा को झूठा कहिएगा। ये लोग कहता है कि आप लोग देश विरोधी बात कर रहे हैं। आप कब से देश हो गए? आपसे पहले भी प्रधानमंत्री बना था, आपसे आगे भी प्रधानमंत्री बना है। आपके भी आंख में काजल लगाया जाएगा जैसे दूसरे प्रधानमंत्रियों के हाथ में काजल लगाया गया। क्या है आप? क्या है आपके लोग? आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। आप हमको बताइए कि आप कृषि बिल में ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको साथ में आप लेकर के क्या मामला है? अगर आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो आवश्यक वस्तु अधिनियम साथ में क्यों पास किया गया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम साथ में इसलिए पास किया गया है कि अगर हमारे पास माल है ना तो हम पूरे सासाराम का धान खरीद लें और उस धान को अपने गोदाम में रख देंगे। और दरोगा जी का हिम्मत नहीं है कि आप मेरे गोदाम पे छापा मार सकते हैं। नहीं मार सकते, पहले मार सकते थे, पहले मार सकते थे, बोलिए ना, पहले मार सकते थे, अब नहीं मार सकते। आपके पास पावर नहीं है, आके हमारा दरबानी कीजिएगा, लेकिन काला बाजारी का तो हमारा सामान है उसमें छापा नहीं मार। ये है कानून। अगर हम पूरा धान खरीद लेंगे, अब मेरे पास कोल्ड स्टोरेज है,
तो हम आपसे धान खरीद लिए हैं 1300 में, हम आपको बाद में बेचेंगे 5600 में, आप हमारा क्या कर लीजिएगा बताइए? ये कानून क्यों लाया गया? और यह बात दिन रात टीवी पे बैठ करके देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और आप कहते हैं कि कुछ लोग किसान को भड़का रहे हैं। अरे जो तुम्हारे थाली में रोटी पहुंचाता है तुम उसको बेवकूफ समझते हो? जिस देश में ये गाना गा करके, ये गाना सुन करके हम बड़े हुए हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, देश की धरती, उस देश में आप किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं। जिस किसान का बच्चा बंदूक लेकर के सीमा पे खड़ा होकर के इस देश की रक्षा करता है, उसके माँ बाप को आप देशद्रोही कह रहे हैं। हमको एक मंत्री बताइए, एक मंत्री जिसका बेटा फौज का नौकरी करता है। क्या सिपाही मंत्री का बेटा जाता है फौज में? मुख्यमंत्री का बेटा, अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा, आपके पिताजी क्या करते थे? किसान है ना। आप बंदूक लेकर देश का रक्षा कर रहे हैं ना, तो आपके माँ बाप देशद्रोही है ना देशद्रोही? बताइए। ये बेईमानी है, ये बेईमानी सरेआम हमारे आंख के सामने में हो रहा है। और इस बेईमानी को लोग समझ न जाए, इसीलिए गुमराह किया जाता है। गए हैं आप लोग वहां मेला देखने के लिए? मौत का कुआं होता है उसमें, तो मौत का कुआं में एक होता है ड्राइवर, एक लड़की ऐसा ही खड़ा होती है। आइए आइए मौत का कुआं देखिए, देखिए नहीं? जादू देखे? जादू, जादू में क्या होता है? दाया बाया करके कागज उठा करके नोट बनाते। एक बार ऐसे ही स्टेशन के बाहर एक जादू हुआ। देखो जादूगर क्या किया, एक लड़का से कागज मांगा, उसको रुपया बना दिया। हम खुश हो गए, हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे हाथ में कॉपी था, हम बोले सर आप ले लीजिए, सबको नोट बना दीजिए। तो बोला भारी बुर्बक हो तुम जी, कागज से अगर हम नोट बना लेते तो हम जादू दिखा करके पैसा मांग रहे होते। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये जो जादूगर अपनी जादूगरी दिखा रहा है, इसकी जादूगरी इसलिए चल रही है कि हमने अपने मुद्दों पर सोचना बंद कर दिया, हमने अपने सवालों पर विचार करना बंद कर दिया। रोज हमको एक नया मुद्दा दे दिया जाता। भोरे भोर उठिए, आपके व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, और गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद धर्म बचाने का मैसेज आएगा, और रात को जब 12 बज जाएगा तो टीवी पे 2 तरह का प्रचार आता है। सिर्फ 2 तरह का रात को 12 बजे के बाद प्रचार आता है। एक प्रचार आता है मर्दाना कमजोरी कैसे दूर किया जाए, और दूसरा प्रचार आता है कि कौन अंगूठी खरीदिएगा तो आप जो है सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। एक बात बताइए, हम भारत के लोग हैं और ये बिहार की धरती है। बिहार इस बार मनीश्वर नाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है, और हमारी आंचलिकता इतनी मशहूर रही है कि बिहार के लोग अपने आप में पूरी की पूरी एक संस्कृति, पूरा का पूरा एक देश समेट करके चलते हैं। हम कमेरों की जाति से, दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दों पे सोच ना सके। इसीलिए जो बाजारू लोग हैं, जो मर्दाना कमजोरी और धर्म बचाने का और आपको धनी बनाने का अंगूठी बेचते हैं, वो हमसे हमारा मुद्दा छीन लेना चाहते हैं, और आपस में मिलकर के रहने वाले लोगों को जात और धर्म के नफरत की आग में झोंक करके समाज का नुकसान करना चाहते हैं। एक बात सोच करके बताइए, क्या कहते थे ये लोग? सबका साथ। तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने से पहले अमित शाह, गृह मंत्री है आपका, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने से पहले द्विवेदी शाह है, जय शाह, उसको सेक्रेटरी बनाने से पहले सबका साथ लिया था। आप जो पत्थर लेकर के जाते हैं फेंकने के लिए, तो सोचते हैं नफरत के नाम पे आपके हाथ में पत्थर थमा दिया है,
और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना। सोचिए इस बात को कि सत्ता पे आए किस बात के लिए कि हम बेकारी समाप्त करेंगे। समाप्त हो गई। 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और सर हम आपको बता रहे हैं अभी तो बस शुरुआत है। जय किसान हो गया है, जय जवान होना बाकी है। जिस दिन बेकारी के सवाल पे ये नौजवान अपने इसी मोबाइल को अपने लड़ने का हथियार बना दिए, उस दिन सरकार को घुटनों पे ला करके छोड़ेंगे। हमको इसका पूरा भरोसा है। हमको इस बात का भरोसा है, आज नहीं तो कल। कमाने में अच्छा लगता है। जीवन की सच्चाइयां बहुत कठिन होती है और जीवन की सच्चाइयां ये है कि एक एक करके रोज हमारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। कैसा राष्ट्रवाद है? कोई राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कैसे बेच सकती है? किस तरीके से एक ही समाज में एक ही समय में कई तरह की व्यवस्था कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है दरोगा जी का आपका पेंशन बंद हो जाएगा और विधायक जी का पेंशन बंद नहीं होगा? कैसे हो रहा है? चोरी करके, बेईमानी करके, डकैती करके एक बार विधायक बन जाइए, जिंदगी भर पेंशन चलेगा। और राइफल लेकर के 18 घंटा नौकरी करिए, तब पर भी आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा ना, तो पूछता होगा पापा क्या करते हैं? कहता होगा दरोगा। तो खूब घूस लेते हुए में। घूस खाली दरोगा लेता है? घूस खाली सिपाही लेता है? कि पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि लोकतंत्र तो है, सरकार को चुनने का अधिकार तो हमको है, लेकिन हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। क्या है भाई, राजा है क्या? लोकतंत्र में कौन राजा होता है? लोकतंत्र में जनता राजा होती है। रविंदर जी जो है बड़ा अच्छा कहानी सुना दो कि मोदी जी आंख में आंख डाल करके झूठ बोलते हैं। बिहार में इनका इलाज करने के लिए आता, आज न कल इनका इलाज हम ही करेंगे। देश में जब तक आती है तो उसका इलाज भी बिहार का लोग करता है। क्या कीजिए, इमरजेंसी का जमाना, किसने बिगुल फूका? बिहार ने फूका। और इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ अगर कहीं से आवाज बुलंद होगी, जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ, तो बिहार से आवाज फूकी जाएगी। आंख में आंख डाल करके झूठ बोलते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज क्या होता है? सकलुचिया का कहानी सुने हैं? सकलुचिया किसको कहते हैं? जो आंख में आंख डाल करके झूठ बोले। देखो सकलुचिया, उसको आदत क्या था कि किसी भी सभा में किसी न किसी को चुट्टी काट लेता। तो जब किसी को चुट्टी काटे तो कोई शरीफ आदमी उसको बोले चुट्टी क्यों काटा? मैं तो हम कहाँ काटा, चुट्टी काट दिया होगा, हम चुट्टी नहीं काटा। एक आदमी बड़ा समझदार, लोगों को लगता है सर हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी है कि हम काम करने के लिए देश के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, हम मूर्ख नहीं। बिहार वो धरती है जहां शंकराचार्य को मंडल मिश्र ने परास्त कर दिया था। बिहार वो धरती है, बिहार वो धरती है कि हर तरह के सामाजिक आंदोलन का केंद्र रहा है। यहाँ अगर नक्षत्र मालाकार हुए हैं तो यहाँ कर्पूरी ठाकुर भी पैदा हुए। बिहार वो धरती है क्या स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को उठा करके देखिए, हर दौर में हमने किसी न किसी क्रांतिकारी को पैदा किया है, ये वो उर्वर भूमि है। तो बिहारी लोग उसका बढ़िया इलाज निकाला। सकलुचिया जो खेती का इलाज नहीं को समझदार बिहारी बोला देखो हमारे जैसे कमजोर आदमी को छुट्टी काटा तो कुछ नहीं, बड़ा लोग को छुट्टी काटो। तो एक दिन सकलुचिया चला गया राजा के दरबार में। जगह बनाते 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 धीरे धीरे पहुंच गया मंत्री के बगल में, और मंत्री के बगल से पहुंच गया राजा के बगल में। राजा को छुट्टी काटी, राजा को छुट्टी काटा। राजा जो है उसको बोला वो तुम्हारा इलाज करते हैं। बोला कि तुम्हारी छुट्टी काटा है, इसका हाथ काटो। तो देखा हुआ आदमी बिहार के भीड़ के पीछे खड़ा, बोला कि फंसा दिया कि राजा को छुट्टी कटवा दिए। बोला देखो लोगों को ना छुट्टी भी देख करके काटना चाहिए। मोदी जी को ये लगा कि विश्वविद्यालय को देशद्रोही बना दिए बहुत आसानी से, यूनिवर्सिटी को देशद्रोही बनाए, मुसलमान को देशद्रोही बना दिया आसानी से।
तो कई बार क्या होता है कि होशियार लोग हमारे आ जाते हैं 3 जगह वास्ता, एक बार पैर, फिर छू करके देखता है और फिर नाक से सुनता है। तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि विश्वविद्यालय निपटा दिए, मुसलमान निपटा दिए, थोड़ा किसानों को भी निपटा देते हैं। ये मोदी जी किसान है, बैल को गरसारी लगा करके पटक के नाच देते हैं। आप तो सरकार है, प्रधानमंत्री, आपको भी ये आंदोलन सबक सिखाएगा। और जिन लोगों को किसानों के पेशेंस पे भरोसा नहीं है, तो उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, झोली में एक झोला जो है बीज लेकर के खेत में जाता है। हम आशावादी लोग होते हैं, झोली में बीज लेकर के जाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और जब फसल तैयार होता है तो काट करके ट्रैक्टर में बोरा में भर करके लाते हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारा आशावादी नजरिया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन इस समाज को, इस देश को बेहतर बनाने का आंदोलन है। और जिस तरीके से तमाम तरीके के सबूत छोड़ करके हमारे बुनियादी सवालों से जो हमको गुमराह किया जा रहा है, उस सवाल को फिर से पटरी पे लाने का आंदोलन है। इसीलिए हम लोग बार बार ये नारा लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा हम किसान आंदोलन के साथ लगा रहे हैं। हम ये नारा लगा रहे हैं कि आपको कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा, और इसके साथ हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि कमाएगा सो खाएगा, लूटने वाला जाएगा। हम लोग इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। हम ये नारा लगा रहे हैं। किसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपके बीच में आए हैं कि जो आंदोलन चल रहा है, आपका साथ और समर्थन उस आंदोलन को मिलेगा, और उस साथ और समर्थन से हम इस देश में एक नया मुस्तकबिल लिखने का कोशिश करेंगे। और इस सरकार को बताएंगे कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, सरकार हमको कुछ नहीं देती है, बल्कि सरकार को हम अपना सब कुछ देते हैं। इसीलिए सरकार देने के नाम पर जो हमारी जमीन है उसको छीनने के साजिश को समाप्त करे, और अपने दोस्तों का तिजोरी भरने के नाम पर कृषि कानून जो वो लेकर के आई है उसको वापस ले। अगर कृषि कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं जाएंगे। ये आंदोलन देश के कोने कोने में फैलेगा। बोलिए, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो आने वाली 24 तारीख को आप पटना आइए, विधानसभा घेरा जाए और नीतीश जी से पूछा जाए कि बताइए कि आप कृषि कानूनों को बिहार में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप लागू करने की सोच रहे हैं तो आप 2 बार विचार कर लीजिए। बिहार की इस धरती पर किसानों को तबाह करने वाला ये नया कृषि कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। बोलिए, लागू होने दिया जाएगा? इसको विरोध किया जाएगा ना? तो किसान की यह भूमि, रोहतास की ये महान धरती, इसको धाम का कटोरा कहा जाता है। इस पूरे इलाके में इस आंदोलन की बुगुल को आगे बढ़ाइए, और इस लड़ाई में हम जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।